नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ, जहाँ पे बहुत सारे रिक्वेस्ट भी था कमेंट्स में कि सर इस कंपनी के ऊपर एक बार वीडियो जरूर बना के दीजिएगा। तो चलो उस रिक्वेस्ट के बेस में ही मैं इस वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। और यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंस लेवल बना है, जिस लेवल्स को ब्रेकआउट करने के बाद मैं खुद एंट्री लेने वाला हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरीके से इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको पाना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फेडरल बैंक के बारे में। तो फेडरल बैंक आप सभी जानते हैं ये एक प्राइवेट बैंक है, और जितने सारे प्राइवेट बैंक है उनमें से इस बैंकिंग का रैंकिंग बहुत छोटा है। करीबन 34,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। कंपनी के जितने सारे प्राइवेट बैंक है उनमें से सबसे ज्यादा डेप्थ ऑफ इक्विटी इसी के पास है। इसका मतलब सबसे ज्यादा कर्जा इसी बैंक ने लेकर रखा। अभी मेन जो क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पे आएगा कि सर कर्जा तो बैंकिंग सेक्टर तो जरूर लेते हैं, और बैंक सेक्टर हमेशा कर्जा लेकर ही काम करते हैं। तो इतना बड़ा जो कर्जा लिया, क्या उस कर्जे को लेने के बाद कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है? चलो मैं आपको वो शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्वार्टरली रिजल्ट आपको दिखाऊंगा, ध्यान से देखना। कंपनी के पिछली बार जो सेल्स था, इस बार सेल्स को इंक्रीज किया, ऑब्वियसली अच्छा खासा। सितंबर मंथ में कंपनी का सेल्स ईयर ऑफ ईयर बेसिस में इंक्रीज हुआ, और क्वार्टर को भी बीट किया। इसका मतलब एस्टीमेट में कंपनी का रेवेन्यूज अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, और एक्सपेंस को भी कंपनी इंटरेस्ट भी पेमेंट किया, एक्सपेंस भी मेंटेन किए। सब कुछ करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट है, इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट देखने को मिला। आज तक की जितना प्रॉफिट हुआ है उससे कई गुना ज्यादा कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला। तो आज तक कंपनी फर्स्ट टाइम 1000 करोड़ को क्रॉस ओवर किया है, और वो भी प्रॉफिटेबल मतलब मार्जिन में। अभी सबसे जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है वो है कंपनी का एनपीए। देखिए एनपीए कंपनी किस तरीके से कंट्रोल किया। जो चीज मुझे बेस्ट लगा वो है कंपनी का एनपीए। देखिए नेट एनपीए के बारे में बात करूं तो बीच में 1%, 1.15% के आसपास देखने को मिला था। वो घटते घटते आज इस बार 0.68% के आसपास बन चुके हैं। इसका मतलब एनपीए कंपनी अलग लेवल में कंपनी एनपीए के यहाँ पे रिकवरी की है, अलग लेवल में कंपनी एनपीए को मेजर की है। तो मुझे लगता है इस तरीके से सिचुएशन जो बना है, वो सिचुएशन कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो सिर्फ यही नहीं, कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है और प्रॉफिट ग्रोथ है, वहां पे भी कंपनी को आपको पॉजिटिव दिखेगा। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी ठीक है, और कंपनी अच्छा खासा आपको रिटर्न भी दिया। एवरेज रिटर्न आपको 15% के ऊपर सालाना देखने को मिला है। अभी कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में चर्चा करूं तो कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, और कंपनी का बोरिंग्स कंटिन्यूअसली बढ़ता चला गया। अभी क्वेश्चन यहाँ पे जो आ रहा था उसको मैं क्लियर कर चुका हूँ। कंपनी का बोरिंग्स किस बेसिस में लिया वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होता तो मैं इस कंपनी को अवॉइड कर लेता। अगर कंपनी के शॉर्ट टर्म बोरिंग्स होता तो भी अवॉइड कर लेता। कंपनी के एक्चुअली बोरिंग्स क्या है? आदर्श बोरिंग्स। मतलब कर्जा कहाँ पे है? आदर्श में। आदर्श का मतलब होता है कंपनी जो पैसा मार्केट से उधारी से लिया है, जो लोन के हिसाब से कंपनी खुद लोन लिया है, वो दूसरों को लोन देने के लिए, लोन बांटने के लिए, जहां से कंपनी का इंटरेस्ट इंटरेस्ट मिलेगा, और साथ ही साथ वो लोन कंपनी के लिए एक एसेट भी बन चुके हैं। तो जब कोई लोन एसेट बन जाता है तो उसको लोन नहीं कहा जाता है, उसको आदर्श बोरिंग्स के हिसाब से देखा जाता है। तो बैंकिंग सेक्टर में अगर आदर्श बोरिंग्स दिख रहा है तो ठीक है। अगर कंपनी का लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में बोरिंग्स दिखेगा तो मैं उस कंपनी से दूरी रहता। तो बाकी देखिए, एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। एक्चुअली प्रोमोटर के पास कोई होल्डिंग्स नहीं है, प्रोमोटर ने पहले ही माल बेचकर भाग गए। अगर मैं ईयर ऑफ ईयर बेसिस दिखा दूं तो पहले से आपको कोई प्रोमोटर नहीं दिखेगा, पहले से ही इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू राज कर रहा है। तो देखिए एफआईएस ने क्या किया, इस बार कंपनी एफआईएस ने क्वांटिटी को ऐड किए, और डीएस के पास भी देखिए अच्छा खासा होल्डिंग्स है। डीएस ने भी लास्ट 2 मंथ्स में क्वांटिटी को ऐड किए, और पब्लिक ने भी देखिए कंटिन्यूसली होल्डिंग्स को थोड़ा सा डिक्लाइन किया, मतलब थोड़ा सा स्टेक को बेचा। तो इस तरीके से सिचुएशन आपको देखने को मिल ही जाते हैं। अभी रही बात इस कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो अब तगड़ा बाइंग हो रहा है। क्यों बाइंग ना हो? जिस कंपनी फर्स्ट टाइम 1000 करोड़ के आसपास क्वार्टरली रिजल्ट को पब्लिश किया, जिस कंपनी सारे एस्टीमेट को बीट किया, क्या उस कंपनी के ऊपर ग्रोथ नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो मेरे हिसाब से इसी सिचुएशन के हिसाब से कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। और रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो कंपनी कोविड के बाद एक अलग लेवल का धमाका किया है। कोविड के बाद कंपनी का कोविड के सिचुएशन में इसका प्राइस था करीबन 35 रुपीज, और आज कितना है? 145 रुपीज के आसपास। तो यहाँ पे जो जर्नी हुआ, अगर मैं टोटल जर्नी को कैलकुलेट करके दूं तो 300% के ऊपर कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया है। अभी सबसे मजेदार बात है, कंपनी के ऊपर एक ट्रेड मेंशन किया गया है। वो ट्रेड मैंने आपको बना के दिया। यहाँ पे इस पैटर्न को बोला जाता है मतलब फ्लैग
विथ पुल पैटर्न, इसको बोला जाता है फ्लैग और इसको बोला जाता है पुल। तो फ्लैग विथ पुल जब पैटर्न क्रिएट होता है तो हमेशा याद रखना, जब फ्लैग को ब्रेकआउट करेगा, जब फ्लैग को ब्रेकआउट करेगा कोई हाई वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ पे एक जर्नी दिखेगा। तो मैं इस तरीके से जर्नी के ऊपर कभी भी एंट्री नहीं लेता हूँ। मैं तब एंट्री लेता हूँ जब यहाँ से जर्नी करने के बाद एक रिट्रेसमेंट करेगा, फिर से एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे दिखेगा, तो मैं जरूर इस जगह से एंट्री लूंगा। एक लंबा जर्नी जरूर अचीव करने के लिए मैं टारगेट को फॉलो करूंगा। तो मैं फिलहाल के लिए एंट्री यहाँ पे तो ब्रेकआउट तो हो चुके हैं, मुझे अभी रिट्रेसमेंट चाहिए। जब रिट्रेसमेंट बनेगा तो मुझे कंफर्मेशन ज्यादा मिलेगा कि हाँ, रिट्रेसमेंट होने के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया तो इसका मतलब हायर पॉसिबिलिटी है वो एक लॉन्ग जर्नी दिखाएगा। तो फिलहाल के लिए मेरा कोई एंट्री लेवल्स नहीं है। आपका कोई एंट्री लेवल्स है तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं, कौन सा लेवल में, कितने प्राइस में, कितने क्वांटिटी के साथ आपने कंटिन्यू कर रहा है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है, आप देखेंगे तो जेएसडब्ल्यू स्टील। तो जेएसडब्ल्यू स्टील आप सभी जानते हैं, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये दोनों कंपनी लीडर है और जेएसडब्ल्यू स्टील नंबर 1 कंपनी है। हाँ, इस कंपनी के ऊपर कर्जा ज्यादा है। अभी कर्जा क्यों लिया गया उसके पीछे बोलने का जरूरत नहीं, क्योंकि देखिए इस तरीके से मेटल सेक्टर इंडस्ट्रीज में हमेशा वोलेटिलिटी देखने को मिलता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में जो सेंटीमेंट क्रिएट होता है उसी सेंटीमेंट के बेसिस में मार्केट के ऊपर एक प्रेशराइज देखने को मिलता है। और मुझे लगता है उसी प्रेशराइज के कारण स्टॉक के ऊपर एक वोलेटिलिटी भी देखने को मिला। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर एक चीज मैं जरूर डिस्कशन करूंगा कि कंपनी में सब कुछ होने के बाद, सब कुछ देखने के बाद एक अच्छा खासा ग्रोथ दिखेगा, जो आपको चार्ट पैटर्न में भी दिखेगा। चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कोविड के बाद इस कंपनी का सिचुएशन देखिए किस तरीके से कंपनी का ग्रोथ हुआ, अलग लेवल का कंपनी का ग्रोथ देखने को मिलेगा, अलग लेवल का। तो देखिए यहाँ पे बहुत दिनों के बाद यहाँ पे कंसल्ट किए थे, उसके बाद धमाका किया, फिर से यहाँ पे कुछ टाइम बिताया, फिर से धमाका किया, फिर से टाइम बिता रहे हैं, मुझे लगता है और भी फिर से एक धमाका होने वाला है। तो इसी तरीके से सिचुएशन को कंपनी कंट्रोल करके आगे बढ़ रहा है। और अभी चार्ट पैटर्न किस तरीके से बना उसको दिखाने से पहले कंपनी के कुछ अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो अपडेट्स क्या है, देखिए कंपनी का रेशियोज। तो रेशियोज के बारे में बात करें तो ध्यान दीजिएगा, कंपनी का जो कैश कन्वर्जन साइकिल्स जो रेशियोज है वो नेगेटिव में है। तो इसका मतलब कंपनी का जो डेटोस डे है वो 16 डेज के आसपास है। डेटोस डे का मतलब क्या होता है एक बार समझ लीजिए। ये मान के चलिए कंपनी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं कस्टमर को, तो कंपनी प्रोडक्शन भी कर रहा है, तो प्रोडक्शन किया, कस्टमर को बेचा, उसके बाद कंपनी के हाथ में पैसा आया। तो ये जो साइकिल्स है, इस साइकिल्स को मेंटेनेंस होने में कितना टाइम लग रहा है उसको कहा जाता है डेटोस डे। अभी इन्वेंटरी डे क्या होता है, प्रोडक्शन करने में कितना टाइम लग रहा है, 130 दिन। और कंपनी का डेज पेबल क्या होते हैं, डेज पेबल का मतलब होता है कंपनी जिससे उधारी लेकर, मतलब मान के चलिए मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो उसके लिए मुझे रॉ मटेरियल्स का जरूरत पड़ेगा, तो रॉ मटेरियल्स में जिससे खरीदारी कर रहा हूँ उसको कितने दिनों में मैं पेमेंट कर रहा हूँ, जितने दिनों में पेमेंट करेंगे उसको कहा जाता है डेज पेबल। तो इस सब कुछ आपको जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन के देखने के बाद आपको कैश कन्वर्जन साइकिल्स जो है वो नेगेटिव में दिखेगा। तो यहाँ पे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, चलो ठीक ठाक ही है। कंपनी का आरओसी एक एवरेज लेवल पे है, इस बार आरओसी में कुछ गड़बड़ी देखने को मिला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है कंपनी का रिजर्व। देखिए कंपनी का रिजर्व तो बड़ा, उससे उसके ही आसपास कंपनी का कर्जा भी है, कंपनी की फिक्स्ड एसेट भी लगातार बढ़ते चले गए, और सबसे बड़ी बात है कंपनी कंटिन्यूसली खुद के बिजनेस के ऊपर पैसा हमेशा लगाते आए हुए हैं और कंटिन्यूसली पैसा लगाते जा रहे हैं। तो इसका मतलब बिजनेस तो बढ़ते ही जा रहा है और बिजनेस और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का ग्रोथ और भी ज्यादा होंगे, क्योंकि अपकमिंग कुछ ईयर्स में इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है वो बहुत हाई लेवल पे होगा और जहां पे स्टील का डिमांड लगातार बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए मैं जेएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर बहुत बुलिश हूँ। हाँ, एक बात मैं बोल सकता हूँ, मैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर एज अ लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं करता हूँ। मैं हमेशा शॉर्ट टर्म, जब भी कोई स्विंग ट्रेडिंग बने, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बने, उसके ऊपर मैं काम करता हूँ। तो यहाँ पे कौन सा जगह पे स्विंग ट्रेडिंग बना है, चलो वो आपको दिखा देता हूँ। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे एक शानदार तरीके से शोल्डर कम हेड कम फिर से एक शोल्डर, फिर से एक शोल्डर, फिर से एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर, उसके बाद एक शोल्डर। देखिए जब कंटिन्यूसली कोई शोल्डर केड हो, उसके बाद हेड बने, फिर से कंटिन्यूसली कोई शोल्डर केड हो, उसके बाद ब्रेकआउट हुए, तो सोच लेना यहाँ पे जो ब्रेकआउट होगा तो वो अलग लेवल का ब्रेकआउट होगा। तो ब्रेकआउट होने के बाद फाइनली यहाँ पे कंफर्मेशन हो चुके हैं। उसके बाद देखिए थोड़ा सा ऊपर जर्नी होने के बाद नीचे भी आया। तो मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ यहाँ पे 200 डेज ईएमए ये भी एक इसका सपोर्ट है, और उसके साथ साथ यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करके दिया जो प्रीवियस एक स्ट्रॉन्गली सपोर्ट जोन है, तो और स्ट्रॉन्गली सपोर्ट जोन को वो रिटेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद वो वापस जा सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे टारगेट भी कोई छोटा मोटा नहीं है, 33% के आसपास टारगेट यहाँ पे मिलेगा अगर कंपनी टारगेट अचीव करे तो 1050 के आसपास इसका प्राइस के टारगेट यहाँ पे बन रहा है। तो ये मेरा खुद का एंट्री लेवल्स है
मैं आपके साथ शेयर करूँ। आपका एंट्री लेवल कौन सा लेवल में है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। और हाँ, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, प्लीज इसको एजुकेशन पर्पस में लेना, क्योंकि मेरा काम है सारी चीजों को आपको दिखाना और आपके साथ शेयर करना। आपको समझकर सोचकर स्टडी करके ही काम करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है पॉलीकैब। देखिए पॉलीकैब इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी इंडिया की लीडिंग कंपनी है, एक नंबर 1 कंपनी है। पॉलीकैब के रिजल्ट थोड़ा सा गड़बड़ी आया जिसके चलते पॉलीकैब में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलेगा। अगर कंपनी के रिजल्ट के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स है वो सेल्स तो इंक्रीज हुआ, मगर कंपनी को पिछले जो क्वार्टर्स का जो सेल्स था उसको बीट नहीं कर पाया। इसको कहा जाता है एस्टिमेट मिसिंग। तो एस्टिमेट मिसिंग का मतलब क्या है कि मान के चलिए मेरा एक बिजनेस है, उस बिजनेस में मैं सोच रहा कि इस बार मुझे 5 लाख का प्रॉफिट होगा और अल्टीमेटली लास्ट में देखा जा रहा है मुझे 4-4.5 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो एक्चुअली मैं जो एस्टिमेट किया था उस एस्टिमेट को मिस कर चुके हैं। अगर 5 लाख के मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा था और मुझे यहाँ पे 7 लाख का प्रॉफिट मिल गया तो मेरे एस्टिमेट जो है उसको बीट कर पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है इसी तरीके से सिचुएशन के कारण शेयर के ऊपर प्रेशराइज देखने को मिला। हाँ, आपको लगेगा नेट प्रॉफिट बहुत शानदार है, ठीक है, आपके बात सही भी है कि क्योंकि कंपनी का नेट प्रॉफिट तो ठीक ठाक ही है। तो कंपनी का जो एक्सपेक्टेशन था वो थोड़ा सा यहाँ पे कम हुआ है जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज देखने को मिला। अभी और भी एक चीज मैं बता दूं, कंपनी के जो मतलब इन्वेस्टर हैं वो देखिए इस कंपनी के ऊपर जो रिजल्ट आया उसके ऊपर भरोसा करके अच्छा खासा क्वांटिटी भी ऐड कर लिया। जैसे एफएस ने देखिए 9.5% से बढ़ के कर दिया 12.5% के आसपास, और अभी डीएस के पास जो 9.5% का होल्डिंग था वो बढ़ के नहीं थोड़ा सा घट चुके हैं, थोड़ा सा स्टेक को बेचा गया है, 8% के आसपास है। और पब्लिक के पास भी सेम टू सेम होल्डिंग्स है, थोड़ा सा स्टेक यहाँ पे बेचा गया है। तो 1% के आसपास पब्लिक ने भी शेयर को बेचा और प्रोमोटर ने जितना होल्डिंग कंटिन्यू कर रहा है वो भी होल्डिंग आज भी कंटिन्यू हो रहा है। तो इसका मतलब पॉलीकैब जैसी कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। तो मैं इस कंपनी के ऊपर एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हूँ और एज ए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर भी हूँ, और किसी भी तरीके से कोई भी ट्रेडिंग मिले तो मैं जरूर इसके ऊपर ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी और परसेंटेज ऑफ रिटर्न देखिए धमाका जैसा परफॉर्मेंस दिखेगा। जब किसी कंपनी के इतने सारे पैरामीटर्स अगर पॉजिटिव हो तो उस कंपनी के ऊपर चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। और हाँ, एक चीज आपको मैं जरूर कहूंगा, बहुत सारे लोग ये आपको बोलेंगे कि सर पी रेशियो बहुत हाई है। मैं एक चीज आपको बता दूं, इस तरीके से कंपनी के ऊपर ये पी रेशियो कोई मैटर नहीं करता। अगर कंपनी में दम है तो उस कंपनी के ऊपर हर कोई पी रेशियो में लोग निवेश करना चाहेंगे। जैसे देखिए डीमार्ट के ऊपर लोग कहाँ पे निवेश किया, 300 में पी रेशियो चल रहा था तब भी लोग निवेश करते जा रहे थे। जैसे आपको दिखाऊंगा तो इन्फो एज जिसको नौकरी नाम .com नाम से जानते हैं, जिसका पी रेशियो 2000 के ऊपर चला गया था फिर भी लोग बाइंग कर रहा है। तो सोचिए लोगों को कुछ अलग लेवल में जगह पे भी बाई करने का शौकिंग है, क्योंकि लोग भरोसा उस प्राइस के ऊपर करते हैं, लोग कंपनी के पी रेशियो के ऊपर नहीं। तो पी रेशियो देखकर काम करना जरूर चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वैल्यूएशन इंपॉर्टेंस है। अगर आप हाई वैल्यूएशन के ऊपर प्रोडक्ट को खरीदारी करेंगे और उसके बाद करेक्शन होगा तो आप तो बहुत बड़ा चिंता में पड़ जाएगा, मतलब आप बहुत बड़ी चिंता में पड़ जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप सोचकर समझकर काम करिएगा सारे कंपनीज के ऊपर। तो मैं इस कंपनी के ऊपर कहाँ पे ट्रेड लिया मैं आपको मेंशन करूं, देखिए मैं बहुत सारे ट्रेड यहाँ पे इसके ऊपर ले चुका हूँ। देखिए यहाँ पे भी एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, उसके बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे टारगेट बना था, और जो 26% के आसपास टारगेट बना। नेक्स्ट ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया। यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि बहुत सारे टाइम तक यहाँ पे कंसल्ट किया और मैंने आपको मार्किंग भी करके रखा हूँ। इस कैंडल के ऊपर मैंने एंट्री लिया और एक्चुअली मेरा एग्जिट इस लेवल में हुआ, क्योंकि जब कोई एंट्री लेवल बनता है हाई वॉल्यूम के साथ मैं उस ट्रेड को कंटिन्यू करता हूं जब तक ना रेड कैंडल बने। रेड कैंडल क्लोजिंग दे उस दिन में क्लोज ले लेता हूं। तो यहाँ पे देखिए इस डेट में क्लोजिंग हुआ, इस जगह पे मैंने क्लोजिंग ले लिया और यहाँ से टारगेट एंट्री लेवल तक बता दूं तो यहाँ पे भी अच्छा खासा एक यहाँ पे एंट्री लेवल से टारगेट लेवल तक अच्छा खासा एक प्रॉफिट मिला था, करीबन 18, एक्चुअली मुझे 18% का टारगेट नहीं मिला, मुझे 15% का टारगेट मिला था। तो नेक्स्ट जो एंट्री लेवल था वो कुछ इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ, एक ब्रेकआउट भी हुआ, उसके बाद देखिए रिट्रेसमेंट किया और यहाँ पे एक हैमर जैसे कैंडल क्रिएट हुआ सपोर्ट के पास। जब सपोर्ट के पास हैमर जैसे कैंडल क्रिएट होता है उसके ऊपर भी मैंने एंट्री जरूर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एंट्री लिया, इसके नीचे स्टॉप लॉस है और मेरा टारगेट कंटिन्यू जरूर करूंगा किस तरीके से सिचुएशन क्रिएट होता है उसको देखकर। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम आप देख सकते हैं शशिजीत इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड। शशिजीत इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड नाम से आपको पता चल गया कंपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से काम करते हैं और कंपनी ने एक अच्छा खासा आपको धमाका रिटर्न भी दिया है। इतने सारे लोग इसके ऊपर कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे, क्योंकि 20 रुपीज के कंपनी के जर्नी 40 तक गया, 40 नहीं 45 तक गया। तो इस तरीके से जर्नी करने के बाद बोर्ड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, वो है स्प्लिट देने का।
कंपनी 1 के बदले आपको 5 शेयर देने वाला है, क्योंकि कंपनी का फेस वैल्यू जो 10 रुपया था वो अभी घट के हो जाएगा 2 रुपया। इसका मतलब हर 1 शेयर में कंपनी 5 शेयर आपको बोनस के हिसाब से देने वाला है। तो ये था कुछ कंपनीज के अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।